साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले 15 दिसंबर सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आपको बता दूं कि ये आज हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 21 जनवरी 2024 को आयोजित करवाई गई थी, इसकी आज हमारी जो है हिंदी की पैडागॉजी की जो है यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। पिछली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप लोग वीडियो नहीं देखे हों, जिसमें सीडीपी, हिंदी और सोशल साइंस का मैंने जो है यहाँ पे P/Q सॉल्व करवाया है, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागॉजी से। आपको बता दें कि हिंदी शिक्षण का जो मेरे द्वारा सॉल्व करवाया जा रहा है, इसको साथियों बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व कराया रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आप लोग नहीं जो शब्द है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन के जो है गलत होने की यहाँ पे संभावना कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं। तो यहाँ पे बताना है कि किसके तरीके हैं। इस कथन में जो है नहीं है, यहाँ पे नहीं जो है, जो इस कथन के संबंध में नहीं है उसको यहाँ पे देखना है। पहला कह रहा है कि शब्दावली को समृद्ध करने के लिए। बिल्कुल सही है कि शिशु गीत जब हम आलापते हैं, बच्चे के द्वारा आलाप करवाते हैं, तो उनको ये शब्दावली जो है समृद्ध होती है और शुद्ध होती है। फिर कहता है शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ करना। बिल्कुल ये नहीं हो सकता साथियों। अगर हम किसी शिष्य को जो है गीत आलापना सिखा रहे हैं तो उसको हम गीत को कंठस्थ करना नहीं, बल्कि उसको हम उसके अर्थ पे, उसके मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उच्चारण का अभ्यास करने के लिए। देखिए, ये भी नहीं है, हो सकता है उच्चारण का अभ्यास, बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्य की लय। बिल्कुल ये भी राइट है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 106 नंबर का जो विकल्प यहाँ पे 2, यहाँ पे विकल्प 2 भी रॉन्ग है, विकल्प 3। इसलिए यहाँ पे जो है जो सीटेट की आंसर की आई थी, तो यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा नंबर दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये सबसे गलत है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालयों के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में नहीं है तो अंडरलाइन आपको अवश्य करना है। चलिए देखते हैं पुस्तकालय के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल पुस्तकालय के बारे में सही है। फिर कहे पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है पुस्तकालय के बारे में। फिर कह रहा है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल पुस्तकालय के बारे में सही है साथियों। फिर कह रहा है पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप हो सकता है। तो साथियों, जो पुस्तकालय है उसके लिए सस्वर पठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता या मास्टरी होनी चाहिए। देखिए, यदि जैसे हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक हैं उनको किसी एक सब्जेक्ट में साथियों यहाँ पे मास्टरी होनी चाहिए, जिसे हम देखिए जो हायर एजुकेशन है जिसमें हमें PhD कराई जाती है, उसमें एक ही सब्जेक्ट में टीचर जो है मास्टरी किया रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर कह रहा है कि ध्वन्यात्मक जागरूकता और परवाह। बिल्कुल नहीं हो सकता है। दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, ये भी गलत है। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि यदि कोई साक्षरता अर्जित करने के लिए उसमें जो निपुणता होनी चाहिए वो साथियों डिकोडिंग और भाषा का अवबोधन। जब किसी टीचर में भाषा का अवबोधन होगा साथियों, उसमें मास्टरी होगी, तभी वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकेगा। इसलिए यहाँ पे 108 का क्वेश्चन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। देखिए, सही नहीं विकल्प बार बार बता रहा हूँ, अंडरलाइन करिए, जिससे आपके क्वेश्चन की यहाँ पे गलत होने की संभावना कम रहती है। चलिए देखते हैं, शिक्षण के प्रभावशाली तरीके के पढ़ने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। हमेशा बच्चों के लिए वास्तविक संप्रेषण यहाँ पे साथियों प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रभावशाली शिक्षण पढ़ाने के तरीके में सही है। फिर कह रहा है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। हमेशा प्रासंगिक नियम ही प्रस्तुत करना चाहिए और प्रत्यक्ष यहाँ पे जो है उदाहरण देना चाहिए। फिर कह रहा है संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना। बिल्कुल, ये भी साथियों प्रभावशाली शिक्षण के तरीके में आता है। फिर कह रहा है व्याकरण को उनके नियम कंठस्थ करना। आपको बता दूं कि यहाँ पे जब कंठस्थ कोई चीज़ आता है तो वो बालक के विषय में हमेशा साथियों रॉन्ग होता है, क्योंकि ये आपका अगर देखा जाए तो ये एक टैग वर्ड है। हमेशा अगर कंठस्थ करना आ जाता है कहीं तो ये गलत माना जाता है, क्योंकि जो हमारी पाठचर्या होती है साथियों वो चाइल्ड सेंटर होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है इसलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। देखिए, जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं उनमें बताना कि जो साक्षरता शिक्षण के उपागम हैं उनमें अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर कौन सा विकल्प यहाँ पे बल देता है। तो यहाँ पे बता दें, देखिए यहाँ पे जो बल देता है वो ध्वनि विज्ञान निर्देश है। जब कोई अक्षर और साक्षरता जो उपागम है और अक्षरों और ध्वनियों के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है साथियों, इसमें ध्वनि विज्ञान जो है यहाँ पे इसके रिलेशन पर बल देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना, देखिए सकना वो है साथियों कामा में है सिंगल इन्वर्टेड। फिर कह रहा है सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि या प्रकार किसी लिए है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुम तैर सकते हो, तो ये जो गतिविधि है साथियों, जो एक्टिविटी है ये किस लिए है। तो आपको बता दी जो ये एक्टिविटी हो रही है प्रश्न पूछने की, ये साथियों एक्टिविटी है मौखिक प्रवाह अभ्यास की, क्योंकि यहाँ जो ओरल चीज़ें चल रही है, ओरल तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम तैर सकते हो। तो यहाँ पे जो मौखिक प्रवाह है, धारा प्रवाह, उसका जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है मानना चाहिए। देखिए, जब कोई अध्यापिका, जैसे मान लीजिए वाई नाम की एक अध्यापिका है और वो एक कक्षा के पठन कोना जो है यहाँ पे सृजित करना चाहती है, तो बच्चों के लिए जब पुस्तक का चयन कर रही है वो शिक्षिका, वाई शिक्षिका, तो जब वो चयन कर रही है तो उसको चयन करते समय किस प्रश्न पर सर्वाधिक जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण उसके द्वारा माना जा सकता है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है कि क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के लिए माननीय लेखक है। देखिए जब वाई जो अध्यापिका है वो प्रश्न करती है क्या इन पुस्तकों के लिए लेखक जाने माने हैं, तो यहाँ पे वो प्रश्न कर रही है क्योंकि वो एक पठन कोना सृजित करना चाहती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो विधि या उपागम है, जो मेथड कहा जाता है, मेथड जो है वो वास्तविक परिस्थितियों में जो लैंग्वेज का जो यूज है, भाषा का प्रयोग है, उसका मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो भाषा प्रयोग का मुख्य लक्ष्य है साथियों, वो यहाँ पे संप्रेषणात्मक उपागम,
देखिए जो संप्रेषणात्मक जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, कम्युनिकेशन जो मेथड होता है, उसमें भाषा के प्रयोग के लक्ष्य जो है इससे संबंधित होते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को, अपने स्टूडेंट को, अपने जो सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनसे अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की जब अदला बदली करके जांच करने के लिए कहती है, तो इसका उद्देश्य साथियों यहाँ पे होता है कि जो सहपाठी हैं उसके काम की जांच के जो स्किल हैं उसको डेवलप करने के लिए। देखिए, जो सहपाठी हैं उनके कार्य क्या हैं, उसकी जब जांच की जा रही है तो उनमें जो स्किल डेवलप हो रही है, इसके लिए जो है ये अदला बदली की जा रही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, देखिए, जब बुनियादी जो बेसिक चरण होता है, जो बेसिक यहाँ पे बच्चों का बेसिक स्टेज होता है, उस अवस्था में बच्चे में जब अधिगम होती है तब वो अधिक कहाँ संलग्न होते हैं जब, तो जब वो संलग्न होते हैं तो साथियों वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अब अपने हाथों का जो है यहाँ पे एक्टिविटी जो है सक्रिय रूप से यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चे सर्वाधिक जो है अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? देखिए, जो विद्यार्थी है वो कह रहा है कि मैं जब अध्यापक को अपनी कॉपी चेक करवाता हूँ उससे पहले मैं अपनी सटीकता को जो है फाइनल रूप से जांचती हूँ। तो जो ये जो विद्यार्थी के लेखन का चरण है साथियों, ये इसका जो लेखन का चरण है ये है प्रूफ रीडिंग, क्योंकि वो स्वयं से अभी प्रूफ कर रही है, स्वयं से वेरीफाई कर रही है, उसके बाद अध्यापक अपने टीचर को दे रही, तो इसलिए यहाँ पे प्रूफ रीडिंग है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में अपनी सहजात भाषा या मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए? तो जो भाषा प्रयोग है उसके लिए जो है कौन सी जो इसको जो है प्रोत्साहित नहीं करती है, जब बच्चों को भाषा की कक्षा में उसकी अपनी सहजात या मातृभाषा जिसे मदर लैंग्वेज कहते हैं उसके लिए जब प्रोत्साहित नहीं करती है, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रत्यक्ष विधि जो है डायरेक्ट मेथड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए भी विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? देखिए, जब कोई अध्यापिका अपने कक्षा 2 के जो क्लास 2 है उसके विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की जो शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, तो उसके लिए जो मापदंड दिया गया है 4 विकल्पों में, उसके चयन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो आपको बता दें उसके लिए जो सही नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो ये साथियों ये TLM के लिए मानदंड नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये TLM के चयन के बारे में सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्याचार रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? देखिए, जब कोई राष्ट्रीय पाठ्याचार रूपरेखा जिसे हम NCF कहते हैं, NCF जैसे NCF 2005 हो गया, तो NCF 2005 द्वारा जो रेखांकित दक्षता है उसको प्रत्येक बच्चे के लिए जो प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन है और स्वागतीय और आनंददायी परिवेश है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीके कैसे सृजित किया जा सकता है? तो उसके लिए जो उपयुक्त तरीके हैं
उसके लिए साथियों विकास के विभिन्न आयामों से बच्चे के कार्य का प्रदर्शन करना। जो विकास के विभिन्न आयाम है या मेथड है, जो विकास के विभिन्न मेथड है उसके द्वारा बच्चों के कार्य का जो है यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला और अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। देखिए जो बुनियादी चरण है, जो यहाँ पे बेसिक स्टेज है, उस बेसिक स्टेज में पाठ्य पुस्तकों का जो अभिकल्पना होता है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है, यहाँ पे जो मूर्त सिद्धांत है, मूर्त सिद्धांत यहाँ पे जो अभिकल्पना है उसके बारे में सही नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो साथियों ये रही हिंदी पैडागॉजी की आपकी PYQ, जो कि 21 जनवरी 2024 को आयोजित करवाई गई थी। उम्मीद करते हैं कि ये PYQ की सीरीज़ जो हमारी चल रही है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो साथियों इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हो उनको जो है हिंदी पैडागॉजी की क्लास जो है शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू साथियों, जय हिंद।